हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम जो है पिछले कल जो एचएस का प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ है उसके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आए थे उनका एक एनालिसिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वो क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट। तो बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर इज हैदराबाद। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये देहरादून लगाया है, बट नो, इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इरिगेशन, इंडस्ट्री, ह्यूमन कंजम्पशन, वॉशिंग एंड फ्लशिंग टॉयलेट्स। तो देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा हम पानी का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इरिगेशंस का, क्योंकि जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें, जब से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दिया है। क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैनी टाइम हमने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वाटर की जो खपत है वो इरिगेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो गई। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली अराउंड 70% जो कंजम्पशन है वाटर का वो हम किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में इरिगेशंस के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर इज बेसिकली इरिगेशंस। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट। इससे 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। तो बायोटिक कंपोनेंट इसमें कौन कौन सा है? सॉयल, एयर, एनिमल एंड वाटर। वेरी सिंपल। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट अपने सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अबायोटिक कंपोनेंट पर। तो आप यहां पर देख लीजिए, इन सब ऑप्शन में से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ओनली द एनिमल इज द राइट आंसर, बाकी सब अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है जी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप देखिए स्टेटमेंट 1, हनी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? अगेन, स्वीट रेवोल्यूशन प्रमोट्स द एपिकल्चर इन इंडिया। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये जो है बी कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जो अब गवर्नमेंट का जो एक स्टैंड है वो है फार्मर की इनकम को डबल ट्रिपल करना इन कमिंग फ्यूचर। सो उसी दिशा में ये क्वेश्चन, ये जो मिशन है ये भी लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया 2017 में। वेरी ट्रू स्टेटमेंट। अगेन जो दूसरी स्टेटमेंट बताती है, स्ट्रीट रेवोल्यूशन प्रमोट्स द एपिकल्चर इन इंडिया। यस, एपिकल्चर मींस बी कीपिंग, और इस बी कीपिंग में या फिर जो मधुमक्खी का पालन है इसको प्रोत्साहन करने के लिए स्वीट रेवोल्यूशन को इंडिया में लॉन्च किया गया है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, हेंस द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, वो है देयर आर 2 स्टेटमेंट। अगेन कच्छ जो आपका कुछ नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन लाया गया है। आप देखेंगे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉन फॉर इंडियन वाइल्ड एज। Obviously this question is true, this statement is true. Second statement says नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर रेड पांडा। तो यहां पर आपको थोड़ी सी नॉलेज क्या होनी चाहिए, जो भी स्पीशी है उसका नेचुरल एवोल्यूशन किस प्रकार का है। तो अगर आप इन दोनों बायोस्फीयर रिजर्व को देखोगे तो दोनों में क्लाइमेटिक डिफरेंसेस है। सो उसी के हिसाब से यहाँ की जो स्पीशीज है उनकी एडेप्टेबिलिटी या फिर एवोल्यूशन में भी डिफरेंसेस होगा। अगेन अगर आप देखेंगे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? ये ट्रॉपिकल एक हॉट रीजन है, ट्रॉपिकल हॉट रीजन है, हॉट डेजर्ट रीजन है बेसिकली। तो यहाँ पर किस तरह की जो स्पीशी होगी, वहां पर बेयर स्किन की स्पीशी होगी। तो इंडियन वाइल्ड एज एक्चुअली इज adapted to live in such harsh conditions, whereas जो रेड पांडा होता है वो कहां पर होगा? वो कभी भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं होगा, क्योंकि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस तरह का बायोस्फीयर रिजर्व है? ये जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का बायोस्फीयर रिजर्व है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली यहां पर जो थिक
फर वाली स्पीशीज है वो यहाँ पर नहीं रह सकती। जो रेड पांडा है वो एक थिक कोट वाली एक स्पीशीज है, तो ये कोल्ड टेम्परेट या फिर कूल टेम्परेट जोन में रहती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होगा आपका जो ये सिंघालीला नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, नामढापा अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है, उस तरह के जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है वहां पर जो है रेड पांडा या फिर पांडा की प्रजातियां पाई जाती है, ना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। सो इस क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, जबकि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू। हेंस इसका जो राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकोरेक्ट। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ह्यूमन किल्स देम। वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। Second statement says the Western Ghat regions harbors the largest global population of एशियन एलिफेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एलिफेंट का एक सेंसस अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग कर्नाटका में सबसे ज्यादा जो है क्या पाए जाते हैं, जो एशियन एलिफेंट है उनकी पॉपुलेशन कर्नाटका में सबसे ज्यादा है। 6395 जो एलिफेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, कर्नाटका में है। ये जो है लेटेस्ट एलिफेंट का एक सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग की रिपोर्ट्स है। तो ऑब्वियसली वहीं से ये क्वेश्चन उठकर आया है। द वेस्टर्न घाट रीजन हार्बर द लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। तो कर्नाटका का बहुत सारा जो रीजन है वो कहां पर लोकेटेड है, वो जो है वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ये नीलगिरी वाला जो रीजन, इस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन जो एशियन एलिफेंट की है वो बहुत ज्यादा है। हेंस दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। बट फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ह्यूमन किल्स देम। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक देखिए आप, एक बिटवीन द लाइन जो बुक्स होती है, किताबें होती है या फिर कोई न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, वहां से ये एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको एक जनरल जो है एक ओवरव्यू या फिर कंसेप्चुअलिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक एक्सट्रीम से स्टेटमेंट है विच स्टेट most species in the world go extinct because humans kill them. So this statement is wrong. बहुत सारी species का extinct होने के लिए ह्यूमन की किलिंग ही जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी स्पीशीज जो कि कैसे एक्सटिंक्ट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनका हैबिटेट लॉस हो गया उसके कारण एक्सटिंक्ट हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन फॉर एनी स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि कितने कंसेप्चुअल या फिर करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ये क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, रियो 20 समिट विच रिजल्टेड इन एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द फ्यूचर वी वांट इन विच states committed to develop the sustainable development goal. This very statement is true। और ये जो Rio +20 समिट हुई थी ये 2012 में रियो में ही हुई थी। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू, और इसका हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है। सो सेकंड देख लीजिए, मिलेनियम समिट विच रिजल्टेड इन ए सेट ऑफ टारगेट लाइक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, नाउ नॉन एज MDG। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, आपको पता है 2000 में, सन 2000 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट समिट हुई थी उसमें इन कुछ सेट ऑफ गोल को आउटलाइन किया गया था, और इन गोल्स को अचीव कब तक करना था, 2015 तक अचीव करना था। उसके बाद का जो टाइम चल रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चल रहा है फ्रॉम 2015 टू 2030 तक के लिए। तो ये 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट समिट का ये आउटकम है। अगेन ब्रंटलैंड report our common future emphasize the need for integration of economic development, environmental protection and social justice and inclusion। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है जिसका एक टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर, दैट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आई थी आपकी 1987 में ये रिपोर्ट आई थी। दिस नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, हर नेम वाज बेसिकली ब्रंटलैंड, जिनका नाम था
हर्लेम ब्रंटलैंड जिनका नाम था, उनके नाम पर ये रिपोर्ट आई है। अगेन COP27 summit in which it was agreed to set up loss and damage fund to provide financial assistance to poor nations stricken by climate disaster। बेसिकली ये है आपका COP27। आप जानते हैं कि जो COP27 है वो शर्म अल शेख जो इजिप्ट में जगह है वहां पर 2022 में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर कॉप से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इस एरिया को हम करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। आई थिंक आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट जो हुआ था वो था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कब हुई थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में। एंड अगेन देन देयर इज दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में, देन देयर इज दिस वन रियो 20 समिट, एंड देन लास्ट वन इज दिस COP27। हेंस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट एंड पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज है और इनका असेंडिंग ऑर्डर आपने देखना है। कुछ एक्ट है और कुछ पॉलिसीज है और इनका असेंडिंग ऑर्डर आपने देखना है। तो आप देखेंगे तो ये कुछ एक्ट इस प्रकार से हैं। फर्स्टली अगर आप देखें तो वाटर प्रिवेंशन, तो फर्स्टली जो एक एक्ट दिया गया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये 1974 का एक्ट है। सेकंड आप देखें वाटर सेस एक्ट, ये 1977 का एक्ट है। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी जो अनाउंस की गई थी, नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो 1987 में ये पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज देयर इन 1981 में इसको इनेक्ट किया गया था। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले इट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1, second one is water cess act 2, third one is national water policy third one is air prevention and control of pollution act 1981, so 4, and fifth one is national water policy 1987 में आई है, so 3। राइट आंसर इसका 1 2 4 3 1 2 4 3। So A is the right answer of this question. A is the right answer of this question. So the next अगर आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखें कुछ कन्वेंशंस की बात हो रही है और उनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता करना है। कन्वेंशन, देयर आर सम कन्वेंशन और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, सिस्टर कन्वेंशन है ये आपकी, जो आपका रियो समिट, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसका एक सिस्टर कन्वेंशन है, दैट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1994 में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो अडॉप्ट किया गया था 1992 में, ऑल्सो द आउटकम ऑफ दिस अर्थ समिट ओनली। और उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज द साइट्स कन्वेंशन। जो साइट्स है उसको, ये जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये जो कन्वेंशन साइन हुई थी ये हुई थी 1973 में। एंड लास्ट वन इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये हुई थी 1971 में। तो अगेन अगर आप ऑर्डर देखें तो ऑर्डर किस प्रकार से बना? द वेरी फर्स्ट कन्वेंशन वाज this convention on wetland, so forth is the first. Then again there is this sites convention, so 1973 is the right, and then it is actually the convention on biological diversity 2, and last one is this one convention on desertification 4321 4321. C is the right answer of this question. C is the right answer of this question. Very important, इस एरिया से ही इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्वेंशन कोई प्रोटोकॉल है, कोई कन्वेंशन है या फिर कोई डिक्लेरेशंस है, इस एरिया से बहुत सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे वो है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर are the main source of nutrient supply to crop? Obviously these two are actually the main source of nutrient supply. Manure are actually the biocompost, vermicompost जिसको हम बोलते हैं,
और जो फर्टिलाइजर है दीज आर द सिंथेटिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, एनपीके के फॉर्म में जिसको हम सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली क्यों इसको करते हैं? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप्स, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। अगेन सेकंड, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड विद मिनिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज होता है और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Third statement says growing of different crop on the pieces of land in pre-plant succession is called intercropping. So this statement is also again wrong because इसको intercropping नहीं बोलते हैं। इस growing of different crop on a piece of land in pre-plant succession is called intercropping. इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉन एज क्रॉप रोटेशन, जहां पर हम एक ग्रोइंग सीजन के बाद दूसरी क्रॉप को ग्रो करते हैं टू एक्चुअली मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, जो ये इस तरह की स्टेटमेंट है। एंड बी कीपिंग इज डन टू गेट द वैक्स, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, बी कीपिंग से हमें वैक्स भी मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट एंड 4 इज द राइट आंसर। बेसिकली यहां पर ये स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट हो सकता है, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप्स। यस, एग्जैक्टली। मैन्योर का यूज जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। सो सॉइल अगर फर्टाइल है तो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो क्रॉप्स है वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अपटेक करेगी। सो दीज टू स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ मैचिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है। बाकी इसमें थोड़ा इशू है स्टेटमेंट में। तो आप देखें, द वेरी फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट गेस आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है इसमें मैच हो रही है। सो सी का जो है 4, हेंस दिस पर्टिकुलर statement is right. This D option is the correct answer. Rest are हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड से ही ये करेक्ट क्वेश्चन जो है हमारा हो रहा है। तो इस तरह से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस एलिमिनेशन मेथड्स बेसिकली। तो ये इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी सेक्शन का जो है एनालिसिस था। और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जुगटा एकेडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर्ड एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम ऑसम प्रोग्राम बता रहे हैं। आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरिंग, बेसिकली जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में अपीयर हो रहे हैं, या फिर और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑब्वियसली आंसर राइटिंग के बगैर आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। और इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है एक बहुत ही इनरिच्ड, सुपर इनरिच्ड कंटेंट जो है हमने पर्याप्त बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको रेडीमेड आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कैसी एक हेल्प होगी, किसमें आपकी जो तैयारियां हैं मेंस के लिए, जो आपने इतना सारा सिलेबस कवर करना है, उसमें हम एक आपके लिए कंसाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट 100 या फिर 95, 96 से ऊपर स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हें जो है ऑसम प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि उनकी जो मेंस की तैयारियां हैं वो थोड़ी तेज हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए, उनका एक इवैल्यूएशंस हो जाए। तो इसी दिशा में जुगटा एकेडमी भी अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास स्टूडेंट्स के लिए कर रही है। तो आपसे उम्मीद है कि आप जो है ऑसम प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।